ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात कर रहे हैं बजट सत्र की। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को लेकर आज सदन में हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आज सदन में जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उद्योग, कृषि और ऊर्जा, पशुपालन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होने वाले हैं। तो विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन है सदन में कार्यवाही का और सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही आज की शुरू होगी और उसके बाद आज जो है कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सवाल जवाब होने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस तरीके से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पाले पड़ने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और अब भी मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर, गिरदावरी को लेकर, ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर हो सकता है कि सदन में हंगामे की तस्वीरें आज देखने को मिले। हालांकि इसके अलावा भी कई विभाग हैं जिनसे संबंधित सवाल जवाब किए जाने हैं और लगातार सदन में जो 2 दिन की कार्यवाही हुई उनमें देखने को मिला कि पेपर लीक मामला जो है वो पूरी तरीके से गरमाया है और इसको लेकर आरएलपी और तमाम जो विपक्ष हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जो है वो धरने पर लगातार जारी हैं, उनके भी धरने का 7वां दिन है। अब ऐसे में वो इस वक्त सड़क पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर भी तमाम जो विपक्ष हैं, बीजेपी हो गई, आरएलपी हो गई, इनकी तरफ से भी लगातार मांगे की जा रही हैं सीबीआई को जांच सौंपने की। लेकिन कार्यवाही के दूसरे ही दिन मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहा था कि कार्यवाही जो है सरकार सीबीआई को नहीं सौंपना चाहती, क्योंकि अगर जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो ऐसे में काफी साल लग सकते हैं। अभिभाषण पर डिबेट चल रही है और बीच में 5 दिन का अवकाश हुआ है। अब प्रश्नकाल होगा, विधायी कार्य होंगे और उसके बाद के अंदर जो डिबेट जो 24 तारीख को हो चुकी वो डिबेट फिर शुरू होगी। आज भी होगी, कल भी होगी और उसके बाद में फिर 1 तारीख को फिर छुट्टी, 2 तारीख को फिर डिबेट होगी और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना जवाब देंगे। हम खुद फील्ड में जाके हैं, पटवारी घूम रहे हैं और अभी भी जो अगर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो सरकार किसान के लिए हमेशा पहले भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा निश्चित रूप से किसान को मिलेगा। तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। तीसरा दिन है आज और ऐसे में प्रश्नकाल के साथ ही सदन की आज की कार्यवाही शुरू होगी और कई ऐसे विभाग हैं जिनसे संबंधित सवाल जवाब होने हैं और सबसे जो अहम मुद्दा है इस वक्त यही है कि किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहा है। अब ऐसे में आज काफी हद तक संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी हो सकता है। पटवारी गिरदावर जो गिरदावरी कर रहे हैं वो किसान की फसल का 25 से 30% से ज़्यादा खराबा बता ही नहीं रहे। सरसों की फसल 80% खराब हो चुकी है, जोर गेहूं की फसलें 60% से अधिक खराब हो चुकी है, सब्जी, टमाटर, मटर पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं। फिर भी सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने में असमर्थ है। उनकी कोई पैरवी सरकार नहीं करी। बीमा कंपनियों से सरकार का क्या संबंध है ये भी स्पष्ट करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार किसानों को राहत प्रदान करने का काम करे। और जिस तरीके से आपको बता दें कि आज सदन में कार्यवाही का तीसरा दिन है और हमारे सहयोगी शशि मोहन जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आज प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में कौन कौन से मुद्दों पर, यहाँ पर कौन कौन से संबंधित विभागों पर सवाल जवाब किए जाने हैं।
देखिए, प्रश्नकाल के साथ 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का महत्वपूर्ण सवाल है रोडवेज में बसों की संख्या को लेकर के, और पिछली सरकार से अब तक 1 जनवरी 2023 तक बसों की क्या स्थिति है उसको लेकर के। राजेंद्र राठौड़ का सवाल है लंपी रोग को लेकर के। वासुदेव देवनानी का सवाल है चिकित्सकों की और चिकित्सा स्टाफ की संख्या को लेकर के। लेकिन इन सब सवालों के ऊपर किसान का मुद्दा भारी पड़ेगा। ओलावृष्टि प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है, बेमौसम बारिश हुई है। हालांकि इसको मावठ की बारिश माना जा रहा था, लेकिन ओले गिरने से फसल की खराबी हुई है। कई जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो फसल की गांठें लेकर के आए हैं। रामलाल जी, किस किस जगह फसल खराब हुआ है आपके क्षेत्र में, और प्रदेश से क्या रिपोर्ट है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की रईसी फसल भी खराब हो चुकी है। पहले भी शीतलहर की वजह से किसानों की फसल खराब हो चुकी थी। सरकार ने गिरदावरी कराने के निर्देश दिए, लेकिन नीचे के अधिकारी गिरदावरी करने वाला 25 से 30% से अधिक खराबा बता ही नहीं रहा। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि ईमानदारी से आप गिरदावरी कराएं और किसान का जितना नुकसान हुआ है उसके नुकसान के अनुपात में उसकी भरपाई करने का काम करें। लेकिन सरकार के नुमाइंदे बीमा कंपनियों से क्यों दबे हुए हैं? क्या कारण है? क्या मोटी रकम ले ली बीमा कंपनियों से? लगता है आपको कि बीमा कंपनियों से दबे हुए सरकार के प्रतिनिधि? उनको पता है कि बीमा कंपनियों को ही पैसा देना पड़ेगा किसानों को मुआवजे का, तो सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को पैसा मिले। हम तो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जितना खराब हुआ है सरसों के अंदर, तारे मेरे के अंदर, जौ के अंदर, गेहूं के अंदर, उसकी ईमानदारी से गिरदावरी करा के उसको मुआवजा दिलाएं। तो ईमानदारी से मुआवजा करा करके ईमानदारी से गिरदावरी करा के मुआवजा दिलाए। हालांकि विशेष गिरदावरी के आदेश जारी हो चुके हैं। महेंद्र जी, विशेष गिरदावरी के आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अब ओलावृष्टि से फिर से फसल खराब हुई है, तो क्या फिर से गिरदावरी कराने की स्थिति? देखिए, ये जैसे ही पालावृष्टि हुई थी उस वक्त सरकार ने घंटे ही नहीं लगाए, कुछ घंटों के अंदर आदेश दे दिए थे कलेक्टर्स को कि पटवारियों को मौके पे भेज दें। पटवारी मौके पे गए। मैं स्वयं 5 दिन गाँव में जाके आया हूँ। जा रहे हैं, खेत के जा रहे हैं। पटवारी तो खुद भी किसान का बच्चा है, उसको कहीं नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कहाँ पर भी है, तो वो उसको अभी बीजेपी के लोग कहते हैं साहब ईमानदारी के साथ में नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही, पटवारी नहीं कर रहा, तो ईमानदारी कह रहे हैं बीमा कंपनियों के दबाव में है कुछ नुमाइंदे सरकार के प्रतिनिधि जो प्रशासनिक मशीन। कोई नहीं है इस प्रकार का, कोई गुमराह करने की बात करे। इनसे कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने को किसान को जरूरत नहीं है। पटवारी खुद रिपोर्ट कर रहा है, सरकार चाह रही है किसान को मुआवजा मिले। सरकार की मंशा स्पष्ट है, क्योंकि किसान के बोर्ड से ही सरकार बनी है, ये किसानों की ही सरकार है, इसलिए किसान को मुआवजा मिलेगा, इसलिए सरकार उसके पक्ष में है। अभी जो बरसात हुई है इन दिनों 2-3 दिनों के अंदर, उसमें जहाँ पर भी नुकसान हुआ है वो सरकार पूरे क्षेत्र में हुआ है नुकसान। मेरे क्षेत्र में भी कई जगह नुकसान हुआ है, कई जगह फायदा भी हुआ है कि बरसात बरस रही है तो उसका निश्चित रूप से चारा होगा, जमीनी स्तर में पानी नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो फायदा भी होगा। लेकिन कहीं पर नुकसान हो रही है वहाँ पर सरकार जो है संज्ञान में है, सरकार उसको किसान की मदद करेगी। तो देखिए, सरकार की जानकारी में पूरा मामला है। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कह रहे हैं किसान की मदद की जाएगी और गिरदावरी में भी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। हालांकि रामलाल शर्मा ने जो आशंका जताई है कि बीमा कंपनियों के प्रभाव में कुछ अधिकारी हो सकते हैं और फसल का जो नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा कम दर्शाया जा सकता है। ऐसी आशंका क्यों आई है? जब ये रामलाल शर्मा से पूछा गया तो बोला हो सकता है कुछ अधिकारियों के हित बंधे हुए हों, इस कारण से ऐसी स्थितियां बनी हैं संभवतः, और सदन में भी ये मामला उठाया जाएगा। हालांकि महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, पहले पाले के समय विशेष गिरदावरी के आदेश दे चुके हैं और अब भी गिरदावरी कराई जाएगी और किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल शशि, सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, गिरदावरी को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं, टोल फ्री नंबर भी हालांकि जारी किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार मांग उठाती नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से देखा गया कि बीजेपी से जो विधायक हैं वो तमाम क्षेत्रों में जाकर किसानों की जो खेतों में खराब हुई फसलें हैं उनका जायजा ले रहे थे, गिरदावरी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी मजबूती से सदन में इस मुद्दे को लेकर उठाने वाली है, तो क्या हंगामे की तस्वीरें भी आज देखने को मिल सकती हैं सदन में? बिल्कुल, हंगामे के पूरे आसार होने की संभावना है, आशंका बनी हुई है इसकी। और आप ये देखिए कि जो नहरी क्षेत्र से और जो फसल खराबा जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, कुछ जगह के किसान गेहूं की दंगियां लेकर के आए हैं, गेहूं के जो पौधे का हिस्सा होता है जो गिर गया है, गेहूं की बालियां छिटक गई हैं कई जगह ओलावृष्टि से, वो विधायक लेकर के आए हैं सदन में। संभवतः सदन में वो दिखाई भी जा सकती हैं, लहराई भी जा सकती हैं। लेकिन आज विशेष मांग यही होगी अधिकांश विधायकों कि रूटीन की प्रक्रिया छोड़ करके किसानों का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर है और उसके ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार चर्चा की क्या व्यवस्था देती है, सदन में चर्चा की क्या व्यवस्था पर सहमति बनती है आसन की तरफ से, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यही है कि सदन में मुद्दा आएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आए हैं और वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे।
प्रताप जी सदन में प्रताप सिंह खाचरियावास आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रताप जी, फसल खराबे समेत कई मुद्दे उठेंगे। प्रश्नकाल में रोडवेज की बसों का मुद्दा भी लगाया हुआ है, पहले आपके पास भी रहा है परिवहन विभाग और आप खुद परिवहन कर्मियों के बीच में जाकर के आए थे, लेकिन फसल खराबे भी बहुत महत्वपूर्ण। नो डाउट फसल खराबे को लेकर सरकार चिंतित है और हमेशा सरकार किसान के साथ खड़ी है। आप जानते हैं पूरे देश में पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने किसानों के कर्जे माफ़ किए। अभी प्रधानमंत्री जी खुद आए थे भगवान देवनारायण के मंदिर में। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हमने 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख के किसानों के कर्जे माफ़ किए और आप खुद जानते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे माफ़ हुए और इतनी बड़ी तादाद में किसानों के पूरे राजस्थान में कर्जे माफ़ हुए। तो उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार भी कर्जे माफ़ करेगी। ना तो ERCP योजना पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, ना किसानों के कर्जे माफ़ किए। तो राष्ट्रीय बैंकों में जो किसानों के कर्जे वो माफ़ करने चाहिए। और फसल बीमा योजना की जहाँ तक बात है, आप खुद इस बात को जानते हैं कि हमारी तरफ से खराबे की सारी तैयारी, सब जगह अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमेशा हम किसान के साथ खड़े रहें। किसान को कोई भी नुकसान होगा तो राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है, कोई कमी नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री तो 4 फरवरी को नांगल के आदिवास पे आ रहे हैं पूर्वी राजस्थान में। नहीं, नो डाउट आएंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुझे बताइए 25 MP दिए भारतीय जनता पार्टी को, 25 MP कहाँ पर है? उनका नाम नहीं जानती राजस्थान की जनता कि ये 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जीत कर गए हैं। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी प्रधानमंत्री जी, जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी शायद इन 25 MP राजस्थान के जो हैं इनको जानते भी या नहीं जानते, 2-4 को जानते हो तो मुझे पता नहीं। ये शायद मिलते ही नहीं है जाके, क्योंकि MP की जितनी बुरी हालत अब की बार हुई है उतनी कभी नहीं हुई। ना वो ERCP करवा पा रहे, ना राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलवा पा रहे, ना और कुछ कर रहे हैं। बीजेपी को तो ये बता देना चाहिए गुजरात में कल पेपर लीक हुआ है, तब CBI से जांच करा लेनी चाहिए उनको। गुजरात में पेपर लीक होता है तो बीजेपी कुछ बोलती नहीं, पूरे देश में पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर आप खुद जानते हो राजस्थान की सरकार सबसे सख्त कानून लेकर आई। सारे लोग एडामेंट है किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कल भी बच्चों का एग्जाम था, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात की और कहा, और मैं फिर अधिकारियों से कह रहा हूँ, यदि 10 बजे एग्जाम का टाइम है और आप 9 बजे गेट बंद कर देते हो, अधिकतर बच्चे 9 बजे पहुँच जाते हो, गलत है। आपको 10 बजे तक, 10 बजे, 9:30, पौने 10, ये रूल्स रेगुलेशन में है भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के। आप बच्चे को टाइम से पहले बाहर नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोकने से उसकी ज़िंदगी का सवाल वो आता है, स्कूल ढूंढता रहता है। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि पहले जैसे एग्ज़ाम थे वो अलग अलग जगह होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट करवाता था, वैसे करने पड़ेंगे। जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम की स्कीम लेकर आए, एक साथ पूरे राजस्थान में होता है, उससे प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई है। तो पेपर लीक तो सदियों से होते आए हैं, बीजेपी राज में भी हुए, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पेपर लीक रोकने के लिए ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। एक सवाल है, जिस तरीके से फायरिंग की घटनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ रही हैं, सैटरडे रात को भी G6 कंट्री क्लब के ऊपर लॉरेंस ग्रुप के दुर्गों ने फायरिंग करी है और तकरीबन 5 करोड़ की उससे फिरौती मांगी है। इससे सरकार लॉरेंस पे क्या है? देखिए, एक बात तय है, हमने इसीलिए क्लबों का टाइम 12 बजे पहले क्लब बंद हो जाने चाहिए। अब ये जयपुर पुलिस के अधिकारी सुन ले, जो इंचार्ज और पुलिस अधिकारियों को जो गलतफहमी है कि वो उनके यहाँ पे क्लब में प्रोग्राम चलता रहेगा, बाहर से गेट बंद हो जाएंगे और वो अंदर प्रोग्राम चलते रहेंगे, फिर फायरिंग हो जाए, फिर झगड़े फसाद हो जाए, ये सब रोकने के लिए क्लब का टाइमिंग 12 बजे पहले क्लब जयपुर में और पूरे राजस्थान में बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, घोषणा कर दी चिंतन शिविर में। ये बात मुख्यमंत्री जी को मैंने ही कही थी कि क्लबों का टाइम जो पूरी रात चला रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। अब कई क्लबों की मैंने कल जयपुर पुलिस कमिश्नर को क्लिपिंग भेजी है। मैं खुद आज कह रहा हूँ आपसे, अब मैं जयपुर का प्रतिनिधि हूँ, खुद पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लूँगा, पूरी बात करेंगे। ये कई अधिकारियों को ये गलतफहमी हो गई कि हम तो परमानेंट हैं, यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को जयपुर के बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो रात को गश्त नहीं करते। क्लबों में उनकी जिम्मेदारी है कि आप क्लब को 12 बजे पहले बंद करें। ये इधर उधर की बात नहीं। आपको जयपुर में पोस्टिंग इसलिए दी जाती है, राजस्थान में थाने इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी ईमानदारी से, वो कोई इसलिए नहीं है कि खाकी का एक मतलब होता है, रुतबा होना चाहिए।
इसलिए आपको वर्दी नहीं दी है कि आप सिर्फ स्टाइल लगाने के लिए घूमेंगे। स्टाइल नहीं चाहिए मिस्टर, काम चाहिए। मॉनिटरिंग करेंगे, कोई भी अधिकारी जिम्मेदार है पुलिस का जो लापरवाही बरतता है, और यदि थाने में जाकर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस हो, मंत्री हो, कोई एमएलए हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आप जाके यदि सब क्लबों में पुलिस चेक नहीं करती है कि 12 बजे पहले पहले सब क्लब बंद हो जाए, तो मैं खुद निकलूंगा सड़कों पर और ये तय कर ले, वहां मौके पर उन अधिकारियों की रवानगी देंगे। और सीएम ने तो कहा बर्खास्त करो, और बर्खास्तगी भी होगी। चिंतन शिविर में ये तय हुआ है कि जो अधिकारी प्रशासन शहरों के संग, गाँव के संग अभियान में काम नहीं करे, पट्टे नहीं दे, सरकार के आदेश के बावजूद यदि कोई पुलिस का अधिकारी हो या कोई जेडीए निगम का अधिकारी हो और वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे। क्या करेंगे? उनका पोस्टिंग जयपुर में चाहिए, अच्छी जगह पे चाहिए, थाने चाहिए, सर्किल चाहिए। तो अब ये जो सिफारसी लोग हैं वो भी तैयार हो जाएं। ये कानून व्यवस्था ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, और पुलिस को भी कानून व्यवस्था के लिए रात को जब निकले तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जितने सख्त कदम हम उठा सकते हैं वो सब सख्त कदम उठाएंगे। और मैंने चिंतन शिविर में चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, और आज कह रहा हूँ आपसे कि ये जो लाइसेंस की पेंडेंसी चल रही है, जो इज्जतदार लोग, अच्छे लोग, पारिवारिक रूप से जो लाइसेंस चाहते हैं, उसको लेकर मैंने कहा कि ये कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर ये नहीं है कि आपकी मर्जी से आप लाइसेंस बांटेंगे। जो आदमी जिसके बाप दादाओं के पास लाइसेंस रहा है उनको लाइसेंस आपको देने पड़ेंगे। आज क्रिमिनल तो फायरिंग कर रहा है 2 नंबर के वेपन से, और एक इज्जतदार आदमी जो जिसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जो इज्जतदार है, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, तो ये प्रक्रिया पहले से तय है। अभी एक सरपंच के ऊपर हमला हो गया, मैंने मिस्टर राका को कह के उसको लाइसेंस दिलाया। ये लाइसेंस देने पड़ेंगे। ये कोई अधिकारियों की मर्जी से कुछ नहीं होगा, सरकार की मर्जी से होगा। और उसमें अभी भी यदि कोई लाइसेंस की पेंडेंसी है तो आम आदमी यदि अपनी सिक्योरिटी चाहता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लाइसेंस देना या जो भी प्रक्रिया हमको सख्त होना है वो सब हम अपनाएंगे उसमें। तो आपने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अलग अलग पहलुओं पर बात कही, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने स्थिति नहीं सुधारी तो वो खुद रात को निकलेंगे और 12 बजे पहले नाइट क्लब बंद कराएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, जिस तरीके से प्रदेश में फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो यहाँ पर सख्त नजर आए हैं। उन्होंने तमाम अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर सख्त लहजे में कहा है कि काम उन्हें करना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ता नजर आ रहा है उस पर रोकथाम की कोशिश जरूर करनी है। लेकिन शशि, अगर सदन की बात की जाए, कार्यवाही की, तो एक सबसे अहम मुद्दा जो आज यहाँ पर उठने वाला है किसानों का, कि किसानों को गिरदावरी कराकर मुआवजा उनका मिले जितना उन्हें नुकसान हुआ है। इसके साथ ही शशि एक और मुद्दा है जो इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा बना हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, और पेपर लीक मामला जो है इसको लेकर भी क्या सदन में फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है या फिर कोई सवाल जवाब? देखिए, पेपर लीक का मुद्दा आ सकता है, लेकिन आज बीजेपी नहीं घेरेगी। आज बल्कि कांग्रेस और सत्ता पक्ष बीजेपी को घेर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। दरअसल गुजरात में कल जो भर्ती परीक्षा थी एलडीसी की, उसका पर्चा लीक हुआ। तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बात कह चुके हैं उसी भावना को जाहिर करते हुए उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह देशव्यापी समस्या बन गई है और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो सख्त एक्शन राजस्थान में लिए गए उनका जिक्र करते हुए सीएम के ओएसडी ने यह भी कहा कि क्या गुजरात सरकार वैसे ही एक्शन लेगी। अभी आपने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाया कि क्या गुजरात सरकार अब पर्चा लीक की सीबीआई जांच कराएगी, और अगर गुजरात सरकार पीछे हट रही है तो क्यों हट रही है, उसको लेकर के कई सुझाव मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिए। जिस तरीके से आखिरी लम्हे तक पर्चा हो रहा है, पर्चे का जो समय है उस तक एंट्री का समय दिया जाए, और पेपर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए कराया जाए, छोटे छोटे स्तर पर कराया जाए, तो उससे पर्चा लीक रोका जा सकता है, ऐसा उनका सुझाव है। हालांकि जो एजेंसीज है वो अलग राय रखती हैं। उनका कहना है कि कई जगह सेंटर्स कम किए जाने चाहिए क्योंकि सेंटर्स ज़्यादा होने से इस तरह की पेचीदगियाँ आती हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास विभागीय स्तर पर भर्ती का सुझाव दे रहे थे, वो भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। हालांकि उसको परीक्षण कराना होगा, सरकार परीक्षण कराएगी कितना कामयाब हो सकता है वो मॉडल और कितना नहीं। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।
आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर का रुख कर रहे हैं। शहीद दिवस पर सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि सभी विभागों के एसीएस, इसके साथ ही प्रमुख सचिव और सचिव यहां पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पर शहीद दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, इसके साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना का भी यहां पर आयोजन हो रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर सचिवालय से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को, इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें शहीदों को नमन किया गया है, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, सचिवालय की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं और शहीद दिवस के तहत कार्यक्रम का यहां पर आयोजन हो रहा है, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, आज यहाँ पर शहीद दिवस और जो रुक रहे हैं विधानसभा का, जहां पर राजस्व मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 17 तारीख को हम चिंतन शिविर के समय में भी जो शीतलहर थी, स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर जारी किया। अभी रात को जैसी स्थिति आई तो हमने रात को अधिकारियों को डायरेक्शन दिया। आज विधानसभा में उस पर 2 बजे करीब जवाब भी होगा। हमने जो फसल बीमा में 72 घंटे के अंदर किसान को ऑनलाइन गिरदावरी अपनी रिपोर्ट देनी होती, उसके लिए भी आह्वान किया। और जो आपदा राहत प्रबंधन में जो जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, रात को ही सुबह जल्दी मौके पे पहुंच गए। उदयपुर चित्तौड़ में भी काफ़ी हुई। अभी मेरी जिला कलेक्टर से भी बात हुई, मौके पे बल्लभनगर, सलोम्बर और मावली में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, वो खुद मौके पे ऊपर है अभी इस समय। और हमने साफ डायरेक्शन जारी कर रखे हैं और रिमाइंडर भी जारी कर दिया अभी कि भाई तुरंत तीव्र गति से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सर्वे की रिपोर्ट तुरंत भेजें, ताकि हम मुख्यमंत्री जी को देकर उस पर उनकी मुआवजा दे सकें। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आपने भी उनका स्वागत किया है, काफ़ी उम्मीद थी क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ कहेंगे क्या? देखो, देवनारायण भगवान का जो देवनारायण जयंती थी, उस मौके पे प्रधानमंत्री जी एक धर्म सभा में आए, लेकिन उम्मीद थी कि पैनोरामा जो पिछली बार अशोक गहलोत जी ने अभी उनको बनाया निर्माण, पिछली बार वसुंधरा जी ने घोषणा की थी लेकिन वो निर्माण नहीं करा पाए, अभी हमने बनवाया पैनोरामा। और इसी तरह देवनारायण पर टिकट जारी किया भारत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार थी तब। हमने देवनारायण बोर्ड बनाया, हमने वहाँ हॉस्टल उनके बच्चों को पढ़ने के लिए आसींद और पालड़ी भीलवाड़ा में, राजस्थान में कई जगह हॉस्टल स्थापित किए। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए। अगर वो पूरी करते तो सवाई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, भोजापाई का है, पालना का देवरा है, उनको जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। केवल राजनीतिक मीटिंग हो पाई। उन्होंने कमल के लिए कह दिया, देवनारायण भगवान कमल पे अवतरित हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कह दिया कि हमारा बचपन से ही इनसे, बचपन से कहाँ थी। 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, पहले जनसंघ थी, पहले उनका चुनाव चिन्ह अलग था, चुनाव चिन्ह, लेकिन केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ। भगवान देवनारायण जी के तो हाथ भी थे, तो आप लोग भी कह सकते हैं। ठीक बात है, देवनारायण भगवान के हाथ तो कांग्रेस पार्टी का, लेकिन एक धर्म सभा को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। हमेशा कांग्रेस पार्टी सबका साथ, सबको एक साथ लेकर सबका विकास करने की बात करती। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया कि वो नारा ही नहीं, सबको साथ लेकर एक सेवा करने का जो मौका दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक रूप में धर्म को काम लेना चाहती। माँ सरमण जी का मैं शब्द याद दिलाऊं, जब उन्होंने कहा था कि साधु संतों से भी कई गुना अच्छी राजनीति है। अगर सही नीति में करें तो राजनीति सर्वधर्म की है, साधु संत एक धर्म का ही कर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ सरमण जी जब भीलवाड़ा चतुर्मास में पधारे थे तो उनके ही स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे पद चिन्हों पर चलती है जो सबको साथ लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का दौरा, प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से राजनीतिक दौरा साबित हुआ। थैंक यू।